दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने देश के लिए जान तक दांव पर लगाते हैं, पर जब आपको इस देश की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो वही देश आपको पहचानने से इनकार कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे देश के एक देशभक्त की। हालांकि ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो 17 अक्टूबर 2023 को न्यूयॉर्क के एक कोर्ट रूम में दुनिया के सामने आई। ये कहानी है इंडिया के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर विकास यादव की। एक समय था जब विकास देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जॉब कर रहे थे। रोज ऐसी गुप्त एजेंसी का एक हिस्सा बनकर उन्होंने देश के दुश्मनों को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन आज जब उन पर आरोप लगे हैं तो वही देश जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, उनका साथ नहीं दे रहा। FBI के इंटरनेशनल केस से लेकर भारत में लग चुके मुकदमे तक विकास यादव एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। क्या वो एक अनसंग हीरो हैं जो एक बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं, या एक ऐसे अफसर है जो अपनी ही गलतियों की वजह से फंस गए? लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम इसी की सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जिनका नाम है गुरप्तवंत सिंह पन्नू। ये एक इंडो कैनेडियन लीडर है जो खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट करता है और सिक्स फॉर जस्टिस संगठन का लीगल एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट है क्या। ये जानने के लिए आपको थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। साल 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो पंजाब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में। इस डिवीजन के चलते लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और अनेक सिख फैमिलीज पर मुश्किलें आई। उसी टाइम कुछ सिख लीडर्स ने एक इंडिपेंडेंट सिख नेशन की डिमांड की थी, लेकिन वो डिमांड रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन ये भावना की सिख आइडेंटिटी को एक सेपरेट कंट्री चाहिए कहीं ना कहीं जिंदा रही। उसके बाद साल 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें डिमांड की गई कि पंजाब आपको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। इस रेजोल्यूशन में सिख रिलीजन और पंजाब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी मानकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन समय के साथ ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ती गई और यहाँ से खालिस्तान मूवमेंट और अग्रेसिव होता चला गया। 1980 के दशक के समय तक एक नाम सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरांवाला। भिंडरांवाले ने सिख धर्म के राइट्स और आइडेंटिटी के नाम पर आवाज उठाई, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम वायलेंट एक्टिविटीज से भी जुड़ने लगा। 1982 में भिंडरांवाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बना लिया और वहां से अपनी वायलेंस एक्टिविटीज चलाने लगा। गवर्नमेंट के लिए ये एक सीरियस थ्रेट बन गया था, जिसे खत्म करने के लिए जून 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में एंटर किया, जहां भिंडरांवाले और उनके सपोर्टर्स आर्म्ड थे। हेवी फाइटिंग के बाद भिंडरांवाला मारा गया, लेकिन गोल्डन टेम्पल काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस ऑपरेशन से सिख कम्युनिटी में गुस्से का माहौल बन गया, जिसके बाद सिर्फ 4 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने ही उनको गोली मार दी। इसके बाद इंडिया में एंटी सिख राइट्स भड़क उठे, जिसमें हजारों सिख लोगों की जान चली गई। आज खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में ऑलमोस्ट इनएक्टिव है, लेकिन कनाडा, यूके, यूएसए जैसे देशों में कुछ एक्सट्रीमिस्ट सिख ग्रुप्स इसे सपोर्ट कर रहे हैं और गुरप्तवंत सिंह पन्नू जैसे लीडर्स प्रोपेगेंडा और रेफरेंडम्स चला रहे हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इन सब आतंकवादी हरकतों के चलते हिंदुस्तान चाहता था कि पन्नू को वापस लाया जाए, लेकिन अमेरिका में उसकी सिटीजनशिप के कारण ये मुमकिन नहीं था। तो एक नई चाल चली गई कि पन्नू को अमेरिका में ही खत्म कर दिया जाए। ये प्लान बनाने वाले थे विकास यादव, जो हरियाणा के रहने वाले थे और कभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में सीनियर कमांडर रहे थे। बाद में वो होम मिनिस्ट्री के अंडर इंटेलिजेंस सर्विसेज में चले गए थे। विकास एक ट्रेंड ऑफिसर थे जिनका काम था खुफिया मिशंस को अंजाम देना, और इस बार उनका टारगेट था पन्नू को खत्म करना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। विकास यादव अकेला तो यह काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने मिशन के लिए एक दूसरे व्यक्ति को ढूंढा, जिसका नाम था निखिल गुप्ता। ये व्यक्ति गुजरात का रहने वाला था, लेकिन उसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ नहीं था। निखिल के ऊपर ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग के इल्जाम थे। वो एक तरह का इंटरनेशनल क्रिमिनल था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। मई 2023 में विकास ने निखिल से पहली बार संपर्क किया। विकास ने अपना असली नाम छुपाया और कहा, मेरा नाम अमानत है, इसे सेव कर लो। ये हर अंडरकवर ऑफिसर्स का स्टाइल होता है, एक नाम नहीं बल्कि कई पहचान। विकास ने निखिल को बताया कि एक टारगेट है जिसे खत्म करना है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर चाहिए। ये काम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल था और निखिल को इसमें अपनी पूरी ताकत लगानी थी। निखिल ने हाँ कर दी और किलर की तलाश शुरू कर दी। निखिल गुप्ता किलर की तलाश में लगा था। चैटिंग होती रही, कॉल्स आती रही और विकास निखिल को हर कदम पर गाइड कर रहे थे। निखिल ने आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने का दावा किया जो इस काम को अंजाम दे सकता था। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। जो व्यक्ति निखिल तक पहुंचा वो कोई साधारण गुंडा या माफिया नहीं था, बल्कि अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंडरकवर एजेंट था। DEA अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी है जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ती है, और इस एजेंट का काम था खुफिया तरीके से क्रिमिनल्स के बीच घुसना। निखिल को लगा कि ये व्यक्ति उसका काम कर देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एक बड़े जाल में फंसाने वाला था। ये DEA एजेंट
जब निखिल से मिला तो उसने पूछा, कौन है टारगेट, क्या करना है। निखिल ने शुरुआत में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। डीईए एजेंट ने निखिल को एक दूसरे व्यक्ति से मिलवाया और कहा, ये है तुम्हारा किलर। लेकिन ये भी एक बड़ी गलती थी, क्योंकि ये किलर भी डीईए का एक अंडरकवर एजेंट था। अब सोचिए, निखिल गुप्ता दो अमेरिकन एजेंट्स के साथ डील कर रहा था और उसे लग रहा था कि वो अपना प्लान सफलता से पूरा कर लेगा। आखिरकार डील फाइनल हुई $1 लाख, यानी हिंदुस्तानी रुपये में लगभग 85 लाख रुपए में। टारगेट का नाम और तस्वीर भी दी गई और ये भी बताया गया कि गुरप्तवंत सिंह पन्नू न्यूयॉर्क में रहता है। डीए एजेंट्स ने पन्नू के घर और ऑफिस की रेकी शुरू कर दी। उसका रूटीन, कब आता है कब जाता है, सब कुछ नोट किया गया। अब पैसों का खेल शुरू हुआ। निखिल ने डीए एजेंट को एडवांस में $15,000 दिए। ये पैसे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एरिया में एक कार के अंदर हैंडओवर किए गए। विकास यादव दिल्ली में बैठे थे और निखिल उन्हें हर अपडेट देते थे, मैसेजेस, वॉइस कॉल, सब कुछ। लेकिन ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। डीए एजेंट्स के पास हर प्रूफ जमा हो रहा था, कैश की तस्वीरें, चैट्स, कॉल्स की रिकॉर्डिंग। विकास और निखिल को लग रहा था कि उनका प्लान परफेक्ट चल रहा है, लेकिन असल में वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे थे। जासूसी की दुनिया में इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ सब कुछ खुलेआम हो रहा था। प्लान के मुताबिक पन्नू को एक दिन पहले मारना था, लेकिन ये प्लान कभी पूरा नहीं होना था, क्योंकि किलर तो डीए एजेंट था। निखिल को लगा कि काम होने के बाद अमेरिका में रुकना सेफ नहीं होगा, तो वो चेक रिपब्लिक भाग गया। पन्नू जिंदा रहा और सारे सबूत अमेरिका के हाथ लग गए। अमेरिका ने चेक अथॉरिटी से बात की और निखिल गुप्ता को वहां अरेस्ट कर लिया गया। उसे वापस अमेरिका ले जाया गया और वहां पूछताछ शुरू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो विकास यादव का नाम सामने आया, एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बताए गए। एफबीआई ने 17 अक्टूबर 2023 को विकास यादव को अपनी वांटेड लिस्ट में डाल दिया। कोर्ट में 4 चार्जेस लगाए गए, अटेम्प्ट टू मर्डर, कंस्पिरेसी टू मर्डर और मनी लॉन्ड्रिंग। 10 साल की सजा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, 10 साल कंस्पिरेसी के लिए और 20 साल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। टोटल 40 साल तक जेल की सजा विकास पर लगाई गई। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जब एफबीआई ने इंडिया से विकास यादव के बारे में जवाब मांगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये कह दिया कि विकास अब उनका एम्प्लॉय नहीं है। एक समय था जब वो इंटेलिजेंस का हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं। और रोज ऐसी सीक्रेट एजेंसी कभी अपने एजेंट्स का ऑफिशियली नाम नहीं लेती। इसलिए एफबीआई के सामने भी इंडिया ने विकास यादव को पहचानने से इनकार कर दिया। यही रीजन था कि विकास यादव एक ऐसे एजेंट बन गए जिसे खुद उसका देश पहचानने को तैयार नहीं। ये सिर्फ एक रो एजेंट की कहानी नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनका एक सिंपल रूल होता है कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम अकेले हो। इसलिए जब अमेरिका ने विकास यादव के अगेंस्ट प्रूफ दिए तो इंडिया ने सिर्फ एक चीज बोली, हमें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एफबीआई का कहना है कि ये एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। इस केस को लेकर कनाडा ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर, जो एक और खालिस्तानी लीडर था, उनका मर्डर भी इसी साजिश का हिस्सा बताया गया। इसी बीच जब ये सब चल रहा था तो तभी एक और ट्विस्ट आया। दिसंबर 2023 में विकास यादव एक अलग केस में दिल्ली पुलिस के हाथों पकड़े गए। उन पर एक बिजनेसमैन के किडनैप और रैंसम मांगने का आरोप लगा। कहा गया कि ये काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर किया गया था। पुलिस ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन अप्रैल 2024 में वो बेल पर छूट गए। और अब एफबीआई चाहती थी कि विकास यादव को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया जाए, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच 1997 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा पंगा आया। विकास यादव इंडिया में भी एक क्रिमिनल केस फेस कर रहे थे और जब तक उनका केस यहाँ सॉल्व नहीं होता तब तक उन्हें अमेरिका नहीं भेजा जा सकता। अगर इंडिया का केस 10 साल चलता है तो अमेरिका को 10 साल वेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंडिया इस केस को ऑफिशियली डिनाई कर रहा होता है। अगर भारत चाहे तो ये केस हमेशा के लिए डिले हो सकता है। एफबीआई चाहे जितना भी प्रेशर डाले, लेकिन अगर भारत कोऑपरेट न करे तो विकास यादव को अमेरिका भेजना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि विकास यादव एक देशभक्त हैं जो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार हो गए, या फिर एक ऑफिसर जो अपनी ही गलतियों के वजह से रो के भरोसे के लायक नहीं रहे। एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने देश के एक दुश्मन को खत्म करने की कोशिश की जो इंडिया के खिलाफ ओपन थ्रेट्स देता है। लेकिन दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक गोल्डन रूल होता है, अगर तुम पकड़े गए तो वो ऑपरेशन तुम्हारा पर्सनल एक्शन बन जाता है। आज विकास यादव न भारत के लिए काम कर सकते हैं न अमेरिका जा सकते हैं। एक समय था जब वो इंटेलिजेंस के एक स्ट्रॉन्ग एसेट थे, लेकिन आज उनकी आइडेंटिटी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल की तरह हो गई है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो एक रो एजेंट की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलती है। एक देशभक्ति ऑफिसर जो एक बड़ी साजिश का शिकार हो गए, या एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने इंटेलिजेंस की दुनिया के सबसे बेसिक रूल्स तोड़ दिए। आपको क्या लगता है, क्या विकास यादव को अमेरिका भेजना चाहिए या भारत में ही उनके केस का फैसला होना चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।